हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में बहुत कुछ बात हो चुकी है, बहुत कुछ होनी है। आज हम लोग कुछ जो प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल आए हैं एग्जाम में, उसी को डिस्कस करेंगे। और वो डिस्कस मेनली फोकस होगा कि मोशन ऑफ सैटेलाइट में क्या क्या आया है। उससे पहले मैं जल्दी जल्दी कुछ दो चार बातें बहुत अच्छे से बता दूं, और जो कि आप पढ़ चुके हो। पहला पहला एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ चुके थे। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था √2gm/r होता था मेरे बच्चे। और अगर जो पार्टिकल पार्टिकल एक सरफेस पे होता था, पार्टिकल एट वेरी क्लोज टू सरफेस, तो r नियरली इक्वल टू कितना होता था, r के बराबर। तो उसमें v इक्वल टू होता था √2gm/r, मतलब v इक्वल टू √2gr, और इसकी वैल्यू आता था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी बात हम लोगों की हो चुकी थी। ठीक, फिर उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात आती थी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, vo इज इक्वल टू √gm/r आता था। और अगर जो सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ होता था मेरे बच्चे, क्लोज टू अर्थ, तो vo इक्वल टू होता था √gm/r, और इसकी वैल्यू आती थी gr, जिसकी वैल्यू आती थी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर और आता था, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया। अब वो अगर जो टाइम पीरियड की बात करें, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आती थी कितना, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√gm/r⁵2, ये आता था। अच्छा, इससे कंक्लूजन क्या निकलना है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵2। इससे जो कंक्लूजन निकला था वो ये निकला, t² इज इक्वल टू r⁵, और यही केपलर का थर्ड लॉ था। थर्ड लॉ क्या होता है वो बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यही केपलर का थर्ड लॉ है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखे थे इस इक्वेशन में ध्यान देने वाली बात क्या है वो मैं बताना चाहता हूं, कि द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट। इसमें ध्यान क्या था, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट does not depend upon mass of satellite। ये मैं आपको इतना जोर देके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार एग्जाम में यही पूछ लेता है कि जो टाइम पीरियड है वो सैटेलाइट के मास के प्रोपोर्शनल है, कौन से प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली, इनवर्सली, की डज नॉट डिपेंड, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक दूसरी बात, इसमें ये कंक्लूजन ये भी याद रखना, ये t² के पावर इज इक्वल टू r⁵3/2, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जो टाइम पीरियड है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट के कैसे प्रोपोर्शनल होता है, तो ये याद रखना है 3/2। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि आपको बनाना पड़ेगा, खैर वो सब के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद एनर्जी की बात आई थी, तो एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होता था ½gmm/r, और पोटेंशियल एनर्जी होता था -gmm/r, और टोटल एनर्जी की बात होती थी तो ये होता था gmm/2r। और इसका फेमस रिलेशन जो लिखा था वो ये लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 टोटल एनर्जी। इतनी बात आपको आनी चाहिए। ये हो सकता है कि बोर्ड से बाहर चला गया हो, तो मैं इसको बोल दे रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2t, ये सब बातें हो चुकी थी। ठीक है बच्चे, इतना दूर तक बातें हो चुकी थी। अब मैं और ठीक ठाक एक चीज और याद रख थोड़ा सा, इसमें देखो ये था v इक्वल टू √2gm/r, और vu है √gm/r, तो ये इससे कितना गुना ज्यादा है,
√2 टाइम्स, कितना, √2 टाइम्स। तो ये याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, जैसे VE अपॉन VO इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन में √2, ये आ जाएगा। V को कैसे कर दो, ये हो जाएगा 2GM अपॉन में R अपॉन में √GM अपॉन में R, GM से GM कैंसल, R से R कैंसल, ये आ जाएगा √2, मतलब V इज इक्वल टू होता है √2VO। ये याद रखेंगे कि जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से √2 टाइम्स ज्यादा होता है, √2 टाइम्स ज्यादा होता है। तो पहला कंक्लूजन ये भी आ सकता है, देखो पहला कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन आ सकता है क्या, कंक्लूजन कि पहला कंक्लूजन ये आ सकता है कि V इज ग्रेटर देन VO। अच्छा, एक दूसरा V अपॉन VO का जो रेशियो होता है वो √2:1 होता है। अच्छा, ये दूसरा कंक्लूजन। और तीसरा ये भी आ सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, VE माइनस VO का जो डिफरेंस होगा, VE माइनस VO का डिफरेंस अगर जो होगा तो √2VO माइनस VO √2-1VO होता है, या √2-1 √GM अपॉन R होता है मेरे बच्चे। इतनी बात आपको आनी चाहिए, तब आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्या कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से कम होता है। एक दूसरा कंक्लूजन ये है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का जो रेशियो होता है √2:1 होता है, चाहे √2 की वैल्यू 1.414 होता है। फिर जो इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये आंसर आता है। ये डायरेक्ट मैं दिखाऊंगा आपको, कम से कम एटलीस्ट 2 बार 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो कंक्लूजन लिखवाया जा रहा है वो बहुत एनालिसिस करके लिखवाया जा रहा है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, इसके बाद कॉन्सेप्ट के नाम पे ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का पॉजिटिव होता है वो तो पॉजिटिव होता है, ये उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो आपको नहीं आती मैंने बताया था, आप लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो निगेटिव में होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, निगेटिव में होता है। अब इससे कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूंगा और उस कंक्लूजन को आप दिमाग में रखे रहेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन तो मेरे बच्चे, क्या क्या ध्यान से देना है कि अगर जो ये पार्टिकल, ये मान लो कि ये अर्थ है और एक पार्टिकल इसके सरफेस पे है, सरफेस पे है। अब अगर जो इसको एस्केप करना है तो इसको पार्टिकल, मैं कंक्लूजन में जो लिखवाया था वो बता रहा हूं। कंक्लूजन में क्या लिखाया था, इफ अ पार्टिकल और सैटेलाइट हैड टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो उस पार्टिकल को कहां जाना पड़ेगा, इंफिनिटी पे। कहां जाना पड़ेगा, इंफिनिटी पे। तो उस पार्टिकल टू एस्केप, particle has to go, particle has to go at infinity। कहां पे बेटा, इंफिनिटी पे। तो E एट इंफिनिटी क्या होता है रे बाबू, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। और E टोटल का वैल्यू हो जाएगा, ये 0 होता है और ये भी क्या होता है, 0। E टोटल क्या होता है, 0। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, पहली बात ध्यान से सुनो, अगर जो पार्टिकल को ऐसी वेलोसिटी हो जो वो उसके फील्ड से एस्केप कर जाए या उसके फील्ड से बाहर चला जाए, मैंने कैसे कंसेप्ट यूज किया उसको देखो। इसके वेलोसिटी का कंसेप्ट कैसे यूज किया ये देखो। हम लोगों को पार्टिकल को एक ऐसी स्पीड देना होगा जिससे पार्टिकल जिस प्लेनेट के फील्ड को छोड़ के चला जाए या उससे दूर चला जाए। तो ये कहानी कब होगी, जब पार्टिकल को कहा जाएगा इस इंफिनिटी पे। क्यों, क्योंकि जो फील्ड का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो इंफिनिटी होता है, ठीक है, इतना दूर। और इंफिनिटी पे टोटल एनर्जी क्या होता है, 0। टोटल एनर्जी 0। तो कहीं ना कहीं मैं ये कंक्लूजन लिखवा सकता हूं
कि एनर्जी तो बेटा कंजर्व होगी। जब एनर्जी कंजर्व होगा तो उस पार्टिकल का या उस सैटेलाइट का अगर जो इसको एस्केप करना है तो हर जगह पे टोटल एनर्जी या तो जीरो होगा या तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ई टोटल ऑफ पार्टिकल एट every instant is जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब रियल में अपने को ये करना है, अगर जो मैं साफ साफ अगर जो ठीक ठाक अगर जो मैं लिखवाऊं, ये लिख लो, ये लिख लो। अब देखो मैं ठीक ठाक लिखवाऊं तो ये अपने को पॉइंट याद होना चाहिए, ये वाली बात, ये मैं ट्रिपल स्टार टू एस्केप फॉर अ पार्टिकल ई टोटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसी को अगर जो न्यूमेरिकल में कोई कंसेप्ट आता है तो देखते हैं कैसे, मतलब फिलहाल में इससे ज्यादा कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अच्छा एक चीज और, मैं फिलहाल में मैं अगर जो टोटल एनर्जी की बात आएगी तो -Gmm/2r लिखने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा कि ये कैसे आया होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लिखना होगा तो हाफ Gmm/r लिखूंगा। पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो -Gmm/r लिखूंगा। मतलब कहने का मतलब, अगर जो टाइम पीरियड का बात आएगा तो टाइम पीरियड का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा। मैं ये नहीं प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि ये टाइम पीरियड कैसे आएगा। हालांकि आप लोग चाहेंगे तो क्वेश्चन को बेसिक से आप लोग बना सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको हो सकता है कि एग्जाम में याद रहे या न रहे, तो आप लोग बेसिक फंडा अप्लाई करेंगे। लेकिन फिलहाल के केस में मैं मान रहा हूं कि आप लोग ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला आना चाहिए। जब हम लोग और कभी भी रिवीजन करेंगे, जब मान लीजिए कि अगर जो हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं और ग्रेविटेशन का चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, उस समय अपने को फॉर्मूले नहीं आ रहे, तो अपन लोग बेसिक जो फंडे हैं कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो सब फंडा यूज करेंगे। फिलहाल के केस में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्ट अपना क्वेश्चन की आंसर लाने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे वीडियो का लेंथ सही रहे, ज्यादा ना हो पाए और आप लोग भी अच्छे से समझ जाएंगे। जहां मुझे लगेगा कि मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, बेसिक से करना चाहिए, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल डू दैट। ओके, तो आई एम गोइंग टू रब इट। आपको इतनी बातें अगर जो आ रही होगी तो आप क्वेश्चन करने लायक हैं, नहीं तो आपको पिछला लेक्चर खूब अच्छे से देखने की जरूरत है मेरे बच्चे। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख दूं, जेई 2019। ज्यादा पीछे का क्वेश्चन नहीं लेंगे, यही लेंगे। उसमें क्वेश्चन लिखिए आप लोग, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस टू दैट ऑन द surface of the planet is 9:4. The mass of the planet is 1/9 of that earth. If r is the radius of earth, then what is the radius of planet? ब्रैकेट में दिया है, टेक द प्लैनेट टू हैव सेम मास डेंसिटी। ठीक है, और मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है rp इक्वल टू r/3, बी ऑप्शन है rp इक्वल टू रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज r/2, r/4, r/9, r/2, c rp इक्वल टू r/4, d rp इक्वल टू r/9।
वीडियो को पॉज कीजिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं मेरे बच्चे। क्या दिया है? 2 प्लेनेट दिया है, एक अर्थ दिया है और एक प्लेनेट दिया है, मैंने मान लिया पी। ठीक है, दिया क्या है कि इनके वेट का रेशियो 9:4 है, मतलब W E अपॉन में W प्लैनेट, ये है 9:4। वेट ऑन अर्थ ये दिया है 9 और वेट ऑन प्लैनेट दिया है 9:4। और जो मास ऑफ द प्लैनेट है वो अर्थ के मास का 9th मास ऑफ द अर्थ है, ये दिया है। अब अपने को रेडियस निकाला है, कुछ नहीं यार, सीधे क्या करो, एज वी नो W मतलब वेट इक्वल टू mg, तो W E इक्वल टू mge अपॉन में, अगर जो इसको ठीक ठाक मैं लिखूं बच्चे मेरे, तो ये हो जाएगा क्या, WE अपॉन WM, मतलब WP इक्वल टू मास G ऑफ अर्थ अपॉन में मास G ऑफ प्लैनेट, और ये m से m कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9/4। मतलब अपने को दिया है, ये आ रहा है, हाँ आ रहा है, और GE अपॉन में GP इक्वल टू आ रहा है 9/4। और GE की वैल्यू क्या होती है, GM अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है, G मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर अपॉन में G मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट का होल स्क्वायर। G से G कैंसल, ये ऊपर जाएगा। अगर जो मैं लिखूं तो 9/4 इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर इंटू RP का स्क्वायर, मतलब MP का होल स्क्वायर। अब देखो मास ऑफ द प्लैनेट ME अपॉन 9, तो मैं इसमें रख दे रहा हूं, ये आ जाएगा ME अपॉन में RE का होल स्क्वायर इंटू RP का होल स्क्वायर अपॉन में ME अपॉन में 9। इससे ये कैंसल हो गया, ये आ रहा होगा 9 RP का होल स्क्वायर अपॉन में RE का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। 9 से 9 कैंसल, इसका मतलब RP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RE अपॉन 4 का होल स्क्वायर, देन RP इज इक्वल टू RE अपॉन 2। मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट इज रेडियस का हाफ होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, अब इसको देखो शॉर्टकट कैसे करते हैं वो देखिए, ये भी शॉर्ट ही कट है, अगर जो आपको आएगा तो खूब अच्छे से आ जाएगा। मैं शॉर्टकट कैसे बताता हूं वो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और वो बात अपने माइंड में रखे रहिएगा। ठीक है, वो बात अपने माइंड में रखे रहिएगा, वो ध्यान से सुनिएगा और समझिए। देखिए G इक्वल टू GM अपॉन R का होल स्क्वायर, मतलब G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का होल स्क्वायर। ये दो कंक्लूजन निकालो और डायरेक्ट फटाक से आंसर कैसे लाएंगे ये देखो, देखना ध्यान से। G ऑफ अर्थ अपॉन में G ऑफ प्लेनेट, अच्छा G ऑफ अर्थ अपॉन G ऑफ प्लेनेट। अब देखो मास के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब मास ऑफ अर्थ अपॉन में मास ऑफ प्लेनेट इनटू रेडियस के कैसे, इनवर्सली, मतलब जो ऊपर लिखा रहेगा, जो नीचे लिखा रहेगा उसका ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर लिखा रहेगा उसका नीचे लिखेंगे। कहने का मतलब अर्थ के रेडियस को नीचे लिखेंगे, प्लेनेट के रेडियस को ऊपर लिखेंगे डायरेक्ट। RP का होल स्क्वायर अपॉन में RE का होल स्क्वायर, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 9/4, 9/4 ME अपॉन में ME अपॉन में 9 इंटू RP का होल स्क्वायर अपॉन RE का होल स्क्वायर। M से M कैंसल, 9 से 9 कैंसल हो जाएगा। RP इक्वल टू RE अपॉन 2 आएगा, मतलब RP इक्वल टू रेडियस दिया है R अपॉन में 2, आंसर डायरेक्ट आ गया। ये कभी भी क्वेश्चन ऐसे आएगा तो अपन लोग करने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। क्या
पहले हम लोग देखेंगे कि वो क्वांटिटी कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली है कि इनवर्सली। इनवर्सली है तो T1 अपॉन T2 अगर जो करेंगे देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करिए। दूसरा क्वेश्चन मैं मिटा रहा इसको, वो भी जेई मेन 2019 लिख लो, तो वो भी जेई मेन 2019 लिखो, क्वेश्चन लिखो। A test particle is moving in a circular orbit in the gravitational field produced by mass density is equal to k upon में r. mass density k upon में r square, sorry, k upon r square. Identify the correct relation between the radius of the particle's orbit and its time period. फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं। A test particle is moving in a circular orbit in the gravitational field produced by mass density rho is the function of r k upon r का whole square. Identify the correct relation between the radius of the particle orbit and its time period. और दिया क्या है, पहला दिया है T अपॉन R का होल स्क्वायर इज कांस्टेंट। बी ऑप्शन दिया है टी आर इज कांस्टेंट, टी आर कांस्टेंट। सी ऑप्शन दिया है T अपॉन में R कांस्टेंट और टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब डी, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। ट्राई टू सॉल्व इट। वीडियो को पॉज कीजिए, सफिशिएंट टाइम लिए और करिए। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं। कितने लोगों को देखना, कितने लोग फटाक से ये आंसर लगाए होंगे? क्यों? देखो अभी पढ़ाया, अभी क्या पढ़ाया? टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट जी एम अपॉन आर टू द पावर 3/2। इसका मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या अगर जो इसको लिखूं तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी एम। ये क्या होगा? कांस्टेंट। अरे भैया 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लेनेट कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। देखो ये इसमें से ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि ये तब होगा जब मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दिस रिलेशन, ये याद रखेंगे, दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट। लेकिन यहां पे देखो मास क्या होता है? मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जब डेंसिटी चेंज हो रही है तो मास भी चेंज होगा, इसलिए यहां पे ये रिलेशन यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप फिलहाल में कंसेप्ट के लिए ये याद रख सकते हैं, ये केपलर का थर्ड लॉ है, ये स्पेशल सीक्वेंस है। हम लोग यहां पे फोकस करेंगे, ये दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को प्लेनेट का मास मालूम करना पड़ेगा। ठीक है ये, और ये जो मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हालांकि मैं 2 बार 3 बार बता चुका हूं, लेकिन एक बार मैं फिर बता रहा हूं। क्या? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, ध्यान से सुनना। जैसे एक सर्कुलर ऑर्बिट है और यहां से ये रेडियस मान लो r है। कितना है बेटे? r। अब यहां पे मास अलग था, जैसे जैसे r चेंज हो रहा है वैसे जैसे जैसे r की वैल्यू चेंज होगी डेंसिटी बदलेगा, और डेंसिटी बदलेगा तो मास बदलेगा। इसका मतलब बस मैं क्या करूंगा, कहीं ना कहीं मुझे इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। और वो इंटीग्रेशन का हेल्प कैसे लेंगे, या मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं,
इस बात को ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूंगा, मैं सेंटर से r डिस्टेंस पे, मैं सेंटर से r डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप काट लूंगा। ये डिस्टेंस कितना है, ये सेंटर से r डिस्टेंस पे छोटा सा स्ट्रिप काट लूंगा, या तो x ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या तो r ही ले रहने दो, r डिस्टेंस पे काट दूंगा। अब क्या देखूंगा, ये एलिमेंटल का मास कितना होगा, मास ऑफ दिस एलिमेंट कितना हो जाएगा, dm। और dm को मैं क्या लिख सकता, मैं dm को क्या लिख सकता, डेंसिटी इंटू dv, डेंसिटी इंटू dv। कैसे, वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी किसका यूज किया मैंने बेटे, वॉल्यूम मास डेंसिटी का। अच्छा यहाँ dv क्या हो जाएगा, देख 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 बेटा, dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एरिया, और इसका लेंथ कितना है, dr। कितना लेंथ है, dr। इसका कितना लेंथ है, ये dr है, कितना है बच्चे, dr, da इंटू dr। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया, जब वॉल्यूम के केस में एरिया क्या होता है, ये रियल में ये क्या है, सरफेस, ये स्फीयर की तरह काम करेगा, कैसे, स्फीयर में। और स्फीयर में सरफेस एरिया मेरे बच्चे होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब यहां हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr, ये dv की वैल्यू होगी। बस अपना काम खत्म, अपना काम खत्म, बस यहाँ पे लिख दूंगा और अपना कर लूंगा। अब इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, रो dv। अब देखो ये dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m, और इसका इंटीग्रेशन, अब देखो ध्यान से सुनना, ये रो बाहर निकल सकता था कब, when rho is constant, but in this case rho is not constant, rho is just depend upon the r, that's why we cannot remove this rho outside the integration। हम लोग इसको इससे बाहर नहीं करेंगे। रो की वैल्यू रख दो कितना, k अपॉन r स्क्वायर इंटू dv की वैल्यू यहां से रख दो 4 पाई r स्क्वायर dr, r स्क्वायर से r स्क्वायर मेरे बच्चे कैंसल, k अपॉन 4 पाई m इक्वल टू k 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dr, कहां से, 0 से r तक, तो m इक्वल टू आ रहा है 4 पाई k r, ये आ रहा है मास, ये क्या आ रहा है, मास, ये क्या आ रहा है मेरे बच्चे, मास, क्या आ रहा है, मास। बस अपना काम हो गया, अपन लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लो, क्या, 2 पाई अंडर रूट जी एम अपॉन r टू द पावर 3/2, यही है, r टू द पावर 3/2। अब यहाँ gm की जगह ये रख, क्या रख बच्चे मेरे, ये, तो ये रखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट जी इंटू रूट 4 पाई के आर इंटू r टू द पावर 3/2। अगर जो ठीक ठाक मुझे आएगा 2 पाई रूट जी, पता नहीं ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं, तो यहां से मैं थोड़ा सा कैमरे में देख लूं, हाँ बच्चे दिख रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, आपको इतना दूर आना चाहिए, मैं इस मास को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे आई नीड वो, तो ये मैं मिटा रहा, मैं ये मिटा रहा, यहां से ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग आएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट जी r के पावर 3/2, और ये हो जाएगा रूट r, रूट के r का मतलब r के पावर 1/2, तो हो जाएगा -1/2, 2/2, तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन में रूट जी, मतलब t अपॉन r इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी, और ये क्या है, कांस्टेंट, मतलब t अपॉन r इज कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। ये जनरल कंडीशन क्या है, जनरल कंडीशन ये है, ये जनरल कंडीशन है, ये ऑप्शन कब सही होगा, जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशन व्हेन मास इज कांस्टेंट,
व्हेन मास इज कांस्टेंट, ये याद रखेंगे। अब ये देखो क्या होता है, क्वेश्चन के टाइप नहीं बदलते, बस आपका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, कब ये दे देगा और ये पूछ देगा। इस केस में स्पेशली ये दिया है। फिलहाल में मैं कंक्लूजन में ये याद करवाना चाहता हूं कि आपको अगर जो स्फीयर दिया रहेगा तो स्फीयर के केस में मास कैलकुलेट करने का मेथड आपको ये आना चाहिए। ये इतना आपको आना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था, इसीलिए मैंने लिया बेसिकली, इसीलिए मैंने खास तौर पे लिया। तो इसका मतलब अगर जो मैं कंक्लूजन या नोट्स में लिखवाना चाहूं तो नोट्स में आप लोग कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा। नोट्स में क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ स्फीयर इफ डेंसिटी इज गिवन, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला, डायरेक्ट अगर जो फॉर्मूला याद करना है तो ये याद कर ले बच्चे मेरे, ये याद कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब रो अगर जो कांस्टेंट होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, रो किसी फॉर्म में रहेगा, तो ये आपको आनी चाहिए। अगर जो ये आएगा तो शॉर्टकट में भी आंसर आप कर सकते हैं। ओके, लिख ले, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिटा रहा है। ये क्वेश्चन और लिखिए आप, two satellite A and B have mass m and 2m respectively. A is in circular orbit of radius r and B is in circular orbit of radius 2r around the earth. The ratio of their kinetic energy is TA upon TB पूछा है। आंसर ऑप्शन दे दूं मैं? अरे यार पागल हो गए। ठीक है, TA अपॉन TB पूछा है। आंसर मैं बता दूं, पहला है 2, दूसरा है 1/√2, थर्ड ऑप्शन 1, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1/2। ट्राई टू सॉल्व इट, बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट एक लाइन का आंसर है। ओके, वीडियो को पॉज करिए और सफिशिएंट टाइम के लिए और इसको कर डालो। मैंने माना कि आपने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए मेरे बच्चे सॉल्व किया और आप कर डाले। अच्छा, एक चीज और है, ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो ज्यादातर मेरा ध्यान ब्लैक बोर्ड पे रहेगा, तो इंटरेक्शन आपसे कम रहेगा। जब मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूं तभी आपसे और मेरे से, या मैं साफ साफ कैमरे में देख के बोल पाता हूं, तो आप लोग उसको देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब मैं इसको करने जा रहा हूं। क्या बोला, एक अर्थ है, इससे क्या है, ए है जिसका मास m है और उसका रेडियस कितना है r। ये ए है, इसका मास m है, रेडियस कितना है बच्चे मेरे, r है। एक दूसरा है जिसका रेडियस है 2r और ये कितना डिस्टेंस, ये b है और इसका मास 2m है। बस
टी ए मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी ऑर्बिटल का होल स्क्वायर। हालांकि मैं डायरेक्ट लिखता, अगर जो मुझे डायरेक्ट आती तो ये लिखता जी एम एम अपॉन में 2r, बस लिख देता। लेकिन फिलहाल में मैं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वी इक्वल टू होता है वी नॉट अंडर रूट जी एम अपॉन आर। अगर जो इतनी आपको बात नहीं आती है तो प्लीज आप जाके पीछे का वीडियो देखिए, नहीं तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम अंडर रूट जी एम अपॉन आर टू द पावर होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आएगा मेरे बच्चे जी एम एम अपॉन 2r। खैर करने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने कर दिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन 2r। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या हो जाएगा, जी एम, और इसका मास कितना है 2m, ये हो जाएगा 2m अपॉन में इसका रेडियस कितना है 2r, तो 2 इंटू 2r, मतलब 2 से 2 कैंसल, जी एम एम अपॉन में 2r। देख लो दोनों क्या है, सेम, दोनों सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बी, या इसी को टी ए अपॉन टी बी बोला है बच्चे, ये आ जाएगा 1:1, मतलब ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखो मैं देख इस क्वेश्चन को 2 मिनट में 30 सेकंड में कैसे कर रहा हूं वो ध्यान में देखना, ये सब करने की जरूरत है ही नहीं। ये मैं इसलिए बता दिया कि हो सकता है कि आपको एग्जाम में फॉर्मूला न याद रहे, तो इसमें भी मैं वही मेथड अपनाऊंगा। क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ या जी एम एम अपॉन में 2r होता है, इतना मुझे आनी चाहिए। अब मुझे अगर जो अच्छे ठीक ठाक आएगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मेरे बच्चे अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। पहले क्या लिखूं, मास, क्या लिखूं, मास। मास कैसे है, डायरेक्टली, तो मास ऑफ ए अपॉन में मास ऑफ बी, मास ऑफ ए अपॉन में मास ऑफ बी। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका मतलब आर बी अपॉन आर ए। कोई शक, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये मैं डायरेक्ट लिखा देख, और बताने में इतना टाइम लगा रहा है ना, जब मुझे आता रहेगा तो मैं तो 30 सेकंड में कर दूंगा और आप भी कर देंगे। क्या, ये कंसेप्ट हमेशा लगाने की जरूरत है, तब आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को बेटर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ पाएंगे। मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, ये टी ए दिया है, टी ए, ये दिया है टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू मास ऑफ एम अपॉन में 2m इंटू 2r अपॉन में r। r से r कैंसल, m से m कैंसल, n से n, 1:1 डायरेक्ट आ गया। कितने लाइन में, कितने लाइन में, हाफ। कितने, अगर जो ठीक ठाक मुझे आता तो 30 सेकंड में हो जाता क्वेश्चन। 2019 में दिया भी है, ठीक है, कर डालो, कर लो। और सैटेलाइट वो भी जेईई मेन 2019 में ही है। ये सब जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको उतार लीजिए। और एक और चीज, आप दोनों मेथड उतारिएगा। जब एग्जाम में करने जाए तो आपको शॉर्टकट भी मालूम रहे और लॉन्ग कट भी मालूम रहे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकता है कि वहां पे आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप बेसिक से डिराइव कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, a satellite is revolving in a circular orbit at a height h from the earth's surface, ठीक है, such that h is very very less than r, where r is the radius of earth. Assuming that effect of earth's
atmosphere can be neglected, the minimum increase in speed, क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, नेग्लेक्टेड द मिनिमम इंक्रीज इन स्पीड required so that the particle could escape from the gravitational field of the earth, from the gravitational field of the earth। कुछ नहीं कहा है, क्या कहा है कि ये अर्थ है, अर्थ के h हाइट एबव एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। घूम रहा है, ठीक है, ये बोला है। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन है, ऑप्शन आंसर, ऑप्शन है रूट जी आर, रूट 2 - 1, बी ऑप्शन है रूट जी आर, सी ऑप्शन है रूट जी आर अपॉन में 2, डी ऑप्शन है रूट जी आर अपॉन में 4, रूट जी आर अपॉन में 4। सॉल्व करिए, ट्राई करो, दम लगा दो, जब तक कि तुम्हारा एक ऑप्शन न मैच करे तब तक आप लोग करते रहिए। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और क्वेश्चन को कर डाले। करेक्ट आंसर इज दिस। और बताता हूं, देखना, अभी वही बात बताया था पिछले 10 मिनट के वीडियो में जब रिवीजन करवा रहा था। देखो ये दिया है, यहां पे वेलोसिटी कितना ओ हो जाएगा, ये वेलोसिटी इसको कितनी मिल जाए, ये कितना मिल जाए कि यहां से स्केप करेगा, क्या करेगा, स्केप करेगा। तो एज वी नो vu इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर, और वी इक्वल टू है मेरे बच्चे अंडर रूट जी एम अपॉन आर, ये ट्वाइस है, कितना है, ट्वाइस है। अभी पीछे करवाया हूं। और इन द केस ऑफ व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब रियल में क्या है, सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ है मेरे बच्चे। कैसे है, क्लोज टू अर्थ। जब अर्थ के क्लोज होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, v ऑर्बिटल कितना होता है, v ऑर्बिटल होता है अंडर रूट जी आर, और ये कितना होता है, ve होता है अंडर रूट 2 जी आर। तो एक बात बताओ, इसमें बोल रहा है कि यहां 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, और यहां भागने के लिए उसको कितनी स्पीड होनी चाहिए, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कितना आता था, ये आता था ना 8 किलोमीटर पर सेकेंड मेरे बच्चे, और ये कितना था, 11 किलोमीटर पर सेकेंड होता था ना। तो देखो ध्यान से, ये घूम रहा है कितने, 8 किलोमीटर पर सेकेंड से, जाना कितना है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड से। तो इसको कितने की वेलोसिटी की जरूरत है, 3। कितने की, 3, या दिस माइनस दिस, मतलब रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितना आएगा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू वी माइनस वीओ रूट 2 जी आर माइनस जी आर ऑप्शन में, तो ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। मैं इसीलिए बोला था कि vo ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का ध्यान से सुन, खोपड़े में बिठा, दिमाग में रख। पहला बात, एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, फर्स्ट। दूसरा, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो रेशियो होता है रूट 2/1 होता है, और एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है वो रूट जी आर अंडर रूट 2 माइनस 1। डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिटा रहा हूं, देख लो वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो गया,
एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, देख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, लिखिए। 2 स्टार ऑफ मास 3 into 10 के पावर 31 kg, 3 into 10 के पावर 31 kg at a distance 2 into 10 के पावर 11 rotate in a plane about their common center of mass O, center of mass of O. A meteoroid उल्का पिंड, meteoroid passes through their center of mass moving perpendicular to the star rotation plane. In order to escape from the gravitational field of this double star, the minimum speed of meteorite should have at 0 is. क्वेश्चन में थोड़ा फिगर बना के बना दूं, आपको पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं। उसमें दे रहा है कि 2 स्टार हैं, दोनों का मास m है, दोनों का मास कितना है m, और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास, ऑफ कोर्स एक बात ध्यान में रख, इन दोनों का मास सेम है, तो यहां से ये सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा r/2, कितना r/2, ठीक है। हाँ, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। अब इसमें दिया है कि एक छोटा सा मेटेरॉइड है, मेटेरॉइड, और इसको ऐसे पास करना है इसके सेंटर से, और इसको चला जाना है, एस्केप कर जाना है। तो इसकी यहां पे इस O पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, पूछा है। सॉल्व करिए, ट्राई टू सॉल्व इट। ऑप्शन में दे दूं, ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1.4 into 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 24 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 3.8 into 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन है 2.8 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। ट्राई टू सॉल्व इट, पॉज द वीडियो फॉर a sufficient time and do it. ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। देखो मेरे बच्चे, ध्यान से करोगे, समझोगे कि क्या है क्या नहीं कहानी है, तो मैं देखो मैं बताता हूं। कितने लोग को लगता है कि यहां पे, ध्यान से सुनो, यहां पे जो इसकी वेलोसिटी, इसका जो एनर्जी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या सबको होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज टू एस्केप एनी पार्टिकल फ्रॉम देयर फील्ड, एनर्जी, टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं हर जगह पे, वो बढ़िया लिखा हूं, हर जगह पे, इन्फिनिटी पे, हर जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ET क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ET ग्रेटर देन 0, हर जगह ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, मैं वही कर दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एज वी नो टू एस्केप द पार्टिकल मेटेरॉइड, E total is greater than 0, E total is greater than equal to 0, या तो 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस यहां पे पूरा, यहां E total एट O पॉइंट पे लिख लो। तो यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ
मास v का होल स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहां का इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन आर बाई टू माइनस का प्लस माइनस जी एम एम अपॉन आर बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, आ जाएगा इससे ये कैंसल और कितना आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ये 2 उधर जाएगा 2 to 4 माइनस 4 जी एम अपॉन आर कोई शक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहीं कोई कंफ्यूजन ये 2 इधर जाएगा 2 to 4 हो जाएगा 4 by 2 हाँ सही है। अब क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जी एम अपॉन आर या v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 जी एम अपॉन आर v स्क्वायर v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 जी एम अपॉन आर और v मिनिमम कितना आ जाएगा अंडर रूट 8 जी एम अपॉन आर 8 जी एम अपॉन आर। सब कुछ दिया है आप लोग कर लीजिए, सब कुछ दिया है आप लोग कर लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसमें सब दिया है ना, रख रहा हूं मैं। v मिनिमम कितना आ जाएगा मेरे बच्चे अंडर रूट 8 इंटू 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 इंटू मास कितना दिया है स्टार का 3 इंटू 31 3 इंटू 31 अपॉन में आर कितने है 2 इंटू 10 के पावर 11। इसको सॉल्व करेंगे आप, मैं सॉल्व कर नहीं रहा हूं, आप लोगों का आंसर आएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व करते रहिएगा। थोड़ा सा मैं बता दूं, इसे कट जाएगा 4 और इस 6.6 को 60 ले लो, ठीक है, बस 60 ले लिए मतलब आ जाएगा। मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू इन द सेम इन नेक्स्ट लेक्चर विद द सेम टॉपिक। अब हम लोग थोड़ा कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल उधर पे कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।